सबसे पहले व्यक्तिगत तौर पर इस बजट से आहत हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र आमेर से मुझे सिर्फ उपलब्धि के तौर पर एक आईफोन 13 दिया गया, जो मैंने वापस कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्याधर नगर में कॉलेज की घोषणा हुई, गोविंदगढ़ में हुई, और केवल यही नहीं, इससे पहले के बजट में इसरदा बांध से दौसा से लेकर सवाई माधोपुर की तमाम तहसीलों को और जयपुर की तमाम तहसीलों को जोड़ने की घोषणा हुई। जिस पाइपलाइन को जो डीपीआर बनी है वो जमुआरामगढ़ के रास्ते चोमू जानी है, रास्ते का पड़ाव आमेर है। कुदा कर ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे भगवान जाने, लेकिन उस इसरदा के बांध की उस बजट की घोषणा में भी आमेर को वंचित किया गया। हम बहुत लंबे अरसे से राजकीय कॉलेज की मांग करते रहे हैं। 13 से 18 के कालखंड में उस आमेर विधानसभा क्षेत्र में 1000 से भी ज़्यादा करोड़ के काम हुए। सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सड़कों का काम, जो 2017 की बीसलपुर की पेयजल योजना शहर के लिए शुरू हुई थी, वो अभी तक धीरे धीरे रेंग रही है, जिसको पूरा होना था 2019 में। मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, आपने यहाँ तहसीलों की घोषणा की, हमने निवेदन किया, आपको व्यक्तिगत तौर पर भी पत्र लिखा, बजट के सुझाव भी दिए। जालसू को तहसील में क्रमोन्नत करने के लिए, चंदवाजी को तहसील बनाने के लिए, और इस तरीके की कुछ बातों का उल्लेख और निवेदन आपकी सरकार से हमने बार बार समय समय पर किया है। आमेर क्योंकि जयपुर से भी पुराना शहर है, वहाँ CHC है, उसको हमने जिला अस्पताल बनने के लिए आपसे निवेदन किया था, और इसमें भी कोर्ट में खाज का काम हुआ। आपने आदेश दिया था उस कोरोना के कालखंड में, मैंने अपने विधायक कोष से 35-35 लाख की 2 एम्बुलेंस दी। आज वो एम्बुलेंस ताले में बंद वहाँ खड़ी है, बराबर पत्राचार के बावजूद भी उस एम्बुलेंस को ड्राइवर अभी तक नसीब नहीं हुआ पिछले 1 साल से। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट की छाया में, इसकी पृष्ठभूमि में लगातार जो सर्वे आते हैं, इस समय राजस्थान में देश में सबसे महंगी बिजली है, पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज्यादा टैक्स है, रेप के मामलों में राजस्थान नंबर 1 है, बाल तस्करी में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, साइबर क्राइम में नंबर 1 है, डेंगू से मौतों के मामले में नंबर 1 है, परीक्षाओं में धांधली के मामले में नंबर 1 है, और बेरोजगारी की जो कल एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, 32% से भी ज्यादा बेरोजगारी दर राजस्थान की हिंदुस्तान में सर्वाधिक है। और बेरोजगारी के कारण यही नहीं, बेरोजगारी के कारण सर्वाधिक आत्मदाह करने वालों में भी राजस्थान नंबर 1 है। आपने बजट तो जरूर पेश किया है, लेकिन इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट ने अभी प्रकाशित किया है कि राजस्थान में जो गरीबों को आवास मिलने थे, उस पर भी सरकार ने डाका डाला। इतना भेदभाव किया कि जिनके पास कोठी है उनको पात्र मान लिया, और जो गरीब है उनको अभी तक आवास नसीब नहीं हुआ। एक पूरी रिपोर्ट इंडिया टुडे की आनंद चौधरी की प्रकाशित हुई है। माननीय सभापति महोदय, 29 नवंबर को 2018 को एक जन घोषणा पत्र जारी होता है, उसमें बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, और फिर लगातार लंबे चौड़े 3 बजट भाषण होते हैं, अभिभाषण होता है। और अब 2022 का बजट भाषण लंबा भाषण था, अब तक के इतिहास का रिकॉर्ड बना। मेजों की थपथपाहट हुई, कई बार पानी पिया गया, लेकिन जनता को पिलाने वाला जल जीवन मिशन का पानी जो 2024 को राजस्थान 2024 तक राजस्थान के 86 लाख लोगों तक पहुंचना था, उसका टारगेट अब तक की रफ्तार कहती है 60 लाख लोगों तक पहुंचेगा। ये जो 26 लाख लोग बचे हैं, इनका क्या होगा ये भगवान जाने। बजट के बारे में कहा जा सकता है, मैं तो बचपन में देखता था कि गांव में, शहर में, गली में जादूगर आता था, वो पत्थर से रसगुल्ला बना देता था, कबूतर को खरगोश बना देता था, डब्बे में बंद आदमी को गायब कर देता था, और ये बड़े बड़े इश्तिहार लगते थे कि आ रहे हैं जादूगर सम्राट शंकर, इंद्रजाल दिखाएंगे, मायाजाल दिखाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जादू करते करते राजस्थान की सरकार ने अपना उप मुख्यमंत्री ही गायब कर दिया। ये राजस्थान के जादूगर की जादूगरी जरूर है। माननीय सभापति महोदय, ये बजट प्रदेश की आत्मनिर्भरता की बजाय प्रदेश को निर्भरता की ओर ले जाने वाला है। मशहूर शायर निदा फाजली ने कहा है, इतना सच बोल कि होठों का तबस्सुम न बुझे, इतना सच बोल कि होठों का तबस्सुम न बुझे, रोशनी खत्म न कर आगे अंधेरा होगा।
ये बजट इसी किस्म का है। माननीय सभापति महोदय, अभी कर्जा लेकर बुला लो ना, इनको चैम्बर में बुला लो, यहां तक आवाज आ रही है, बोल रहे हैं आप। अभी कर्जा लेकर भी ऋण चुकाया जा रहा है। लगभग 1.5 लाख करोड़ का ऋण अब तक राजस्थान सरकार ने इस कार्यकाल में लिया है, जो इसी वर्ष बढ़कर 2 लाख करोड़ हो जाएगा। प्रति परिवार 1.33 लाख की देनदारी हो जाएगी और अनुमानित वित्तीय वर्ष 2022 के अंत तक कुल देनदारी 5 लाख करोड़ से भी आगे निकल जाएगी और राजस्थान के प्रत्येक परिवार पर लगभग 3.5 लाख रुपए का कर्जा होगा। अपने आप को गिरवी रखकर सुख भोगना ये पतन की ओर ले जाता है। माननीय सभापति महोदय, और आप तो वाकिफ हैं, चारवाक के दर्शन से, यावत जीवम सुखम जीवेत तृणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर्जा लिए जाओ भले ही घी पियो, ये मुख्यमंत्री की नीयत हो सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी की नीयत आगे और है। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः, यानी न तो परमात्मा की चिंता है न वापस किसी पुनर्जन्म की चिंता है। अपनी चिंता करो, वोटों की फसल पक्की करो, लोक लुभावन भाषण दो, वादे करो और मर्जियां जो करो। लेकिन मुझे लगता है कि चारु लोक समतो वाक्यो वाक्यम यशस्य स चारु वाक है। जो लोक लुभावन और प्रिय लगे वही वाक्य कहने वाला चारवाक है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने भी चारवाक की सूक्ति को अपने ऊपर लिया और यह बजट पेश किया है। यह बजट प्रदेश के को आर्थिक आपातकाल की तरफ ले जाएगा। सभापति महोदय, वर्ष 2022 का फिस्कल डेफिसिट 58,211 करोड़ है, जो जीएसडीपी का 5.8% है। जीएसडीपी का महोदय विकट का आकलन करेंगे पिछली बार का 20-21 का, तो जो बी है वो 47,650 करोड़ था, जो आर बढ़कर 62,015 करोड़ हो गया। तो आप अनुमान लगाइए कि यदि 58,211 करोड़ इसका प्रोजेक्शन होगा तो ये 70,000 करोड़ से भी ज्यादा जाएगा। आप अंदाज लगा सकते हैं कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था कहां जाएगी। सभापति महोदय, ऐसा ही अनुमान रेवेन्यू डेफिसिट के रूप में जो 23,479 करोड़ होने का अनुमान है। एक तरफ घोषणाएं हैं और उन घोषणाओं में कहीं साम्यता नहीं है, घोषणाओं का अंबार है और आपने ये करते करते एफआरबीएम की उधार की लिमिट को भी खत्म कर दिया। आप केंद्र को बार बार कोसते जरूर हैं, लेकिन एक तरफ आपका घाटा बढ़ रहा है, सरकार के रिसोर्सेज कम हो रहे हैं और आप अपना पानी पी पी के केंद्र की सरकार को कोसते होंगे। लेकिन मैं आईना दिखाना चाहता हूं कि 2021-22 की बी में ओन टैक्स रेवेन्यू जो अनुमान में 90,000 करोड़ था, 90,050 करोड़ था, आरई में घटकर 82,803 यानी 8% कम हो गया। माननीय सभापति महोदय, 2 घंटे 57 मिनट के भाषण में पीठ थपथपाना और केंद्र को कोसना, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि केंद्र से जो सहायता वित्तीय मिलती है वो बी के रूप में 40,107 करोड़ अनुमानित था, जो बढ़कर आरई में 44,791 करोड़ हो गया, यानी 12% की वित्तीय सहायता ज्यादा आपको केंद्र से मिली है। केवल यही नहीं माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के निवासियों को जनधन के 3 करोड़ 11 लाख खाता धारकों को 12,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा मिला है। मुद्रा योजना के जरिए आपने स्किल के जरिए, मुद्रा के जरिए, स्टार्टअप के जरिए क्या किया, ये तो आप व्हाइट पेपर लाएंगे तो पता लगेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान की जनता के नौजवानों को 1 करोड़ 11 लाख लोगों को ऋण दिया जा चुका है और राजस्थान के किसानों को 75 लाख किसानों को 10,000 करोड़ का पीएम किसान सम्मान निधि की सहायता उनके खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। आप बार बार सड़कों के निर्माण की बात कहते हैं, मैं यहाँ धन्यवाद दूंगा, श्रद्धा से याद करूंगा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने इस देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लेकर देश के हाईवेज को विकसित करने का महत्वाकांक्षी प्लान बनाया और राजस्थान में इन्हीं मोदी जी की सरकार में पिछले 7 वर्षों में 2,737 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, लगभग 13 लाख आवास, 15 लाख का लक्ष्य था, 13 लाख आवास राजस्थान में उन आवासहीन लोगों को मिले और इसी तर्ज पर अभी 2 लाख आवास 2,20,000 इस बजट में मिले राजस्थान के लोगों को मिलेंगे, बशर्ते राजस्थान की सरकार निरपेक्ष तरीके से उन आवासहीन लोगों को ठीक तरीके से, ठीक मापदंड के हिसाब से मुहैया करवाने का काम करे। 66,21,000 लोग राजस्थान की हमारी बहनें
धुएं से मुक्ति पाकर उज्ज्वला का आनंद ले रही हैं। यही किसान भाइयों को पिछले वर्षों में 1.25 करोड़ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए उनको लाभ हुआ है। मुख्यमंत्री जी का दावा है कि उन्होंने बजट की 70%, उन्होंने जन घोषणा पत्र की 70% और बजट की 85% घोषणाएं पूरी कर दी, लेकिन यहां उनका जादू नहीं चला और उनकी पोल खुल गई, क्योंकि सीएमआई की रिपोर्ट के मुताबिक और पिछले दिनों जितने बच्चों ने परीक्षाएं दी हैं उन परीक्षाओं के जरिए 65 लाख और 70 लाख विद्यार्थी परीक्षाओं में बैठे हैं। सीएमआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय जो ताजा तरीन रिपोर्ट है 32% बेरोजगारी सर्वाधिक राजस्थान में है। माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी बार बार अपने आंकड़े दुरुस्त कर लें। 3 वर्षों में जोर लगाकर उन्होंने कहा कि हमने 1 लाख से भी ज्यादा नौकरियां दी हैं और आने वाले 5 वर्षों में 3 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। क्या वो बताने की कृपा करेंगे कि जो बाकी 60 लाख लोग हैं, जो बच्चे हैं 62-63 लाख, उनके लिए स्वरोजगार की, रोजगार की या उनके लिए किसी तरीके की कोई व्यवस्था राजस्थान की सरकार के पास कोई रोड मैप है क्या? जो बेरोजगारी भत्ते की बात के लिए आप कहते थे मुख्यमंत्री संबल योजना के मार्फत ऐसे 6,11,000 जो पात्र लोग थे उसमें केवल 4,11,000 को दिया है। 2 लाख अभी भी इंतजार कर रहे हैं और उसमें आपने बैरियर लगा दिया। जो इंटर्नशिप करेगा, ड्रेस पहन के आएगा, विभागों में यहाँ पर अपने उपस्थिति देगा, तो आपने मुख्यमंत्री संबल के नाम से ये बेरोजगारी भत्ता देने की बात तो कही थी, लेकिन गांव का विद्यार्थी कमरा लेकर कोचिंग करता है उस भत्ते की आस में, लेकिन आज तक उन 2 लाख लोगों को अभी भी इंतजार है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, 15 से ज्यादा भी भर्तियां अभी लंबित हैं जो कोई वित्तीय और प्रशासनिक कारणों से पड़ी हुई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जिन लोगों पर सीधे सीधे एसीएफ और वन रेंजर भर्ती 2018, सहायक कृषि अधिकारी भर्ती 2018, एएन भर्ती 2018, फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती 2000, वेटरनरी ऑफिसर भर्ती 2019, कृषि रिसर्च ऑफिसर 2020, आरएएस के जो प्री के 1989, पुलिस उपनिरीक्षक, संस्कृत शिक्षा, पटवारी, पैरामेडिकल, जेईएन, वनपाल, कृषि पर्यवेक्षक, ये तमाम भर्तियां जेईएन से लेकर और अभी भी आमरण अनशन पर बैठे हैं। सीएचए के लोग, पंचायत सहायक, ग्राम सहायक, फार्मासिस्ट, इस तरीके के, और पुलिस के खेल कोटे के अंतर्गत कांस्टेबल और उपनिरीक्षकों की भर्ती, राजस्थान के विद्युत विभाग में कोऑपरेटिव बैंक, सहकारिता, कोऑपरेटिव बैंक, पंचायती राज, एलडीसी, रीट, कांस्टेबल, इनसे लेकर तमाम इस तरीके की, और खासतौर पर नॉन टीएसपी के क्षेत्र में भी बेरोजगार जो वंचित हैं उनके लिए किसी तरीके की रिलीफ, इसी तरीके से नर्स ग्रेड 2 एएनएम की नई भर्तियां, संविदा कर्मियों को नियमित करने का काम, कल्ला जी अभिराजे हुए, आपकी अध्यक्षता में समिति बनी थी, पर अभी तक राजस्थान के बेरोजगार उस संविदा कर्मी अभी भी सड़कों पर हैं। जो निरस्त फार्मा भर्ती है उसके भी ज्ञापन बराबर मिलते रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय कि सबसे ज्यादा बेरोजगारों के साथ उसके बाद में किसी के साथ खिलवाड़ हुआ है। मैं एक बयान देख रहा था कांग्रेस के अंतर्राष्ट्रीय नेताजी का, उन्होंने कहा सूरज चाहे नहीं उगे चंद्रमा गायब हो जाए, सूरज चाहे नहीं उगे चंद्रमा गायब हो जाए, हम सरकार बनाते ही किसानों का 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। लेकिन इस भाषण के साथ साथ माननीय सभापति महोदय, ये किसान की तस्वीर है जिसने हनुमानगढ़ की कलेक्ट्री में आत्महत्या की थी कर्जे से तंग आकर। श्री गंगानगर की ठाकरी गांव का सोनलाल कडेल जिसने लाइव वीडियो जारी किया और सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए थे कि मेरी आत्महत्या के जिम्मेवार राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। इसी न्योलखी गांव के ब्रजलाल से लेकर सुरजाराम तक, उसी पीलीबंगा के राधेश्याम तक, ये तमाम किसान, इनके परिवार राजस्थान की सरकार से पूछते हैं कि कब इनका कर्जा माफ होगा और कब इनको सहूलियत मिलेगी। लगभग 35 लाख किसान जिन पर 60,000 करोड़ का कर्जा बाकी है राजस्थान के कमर्शियल बैंकों का, सारा मिला ले माननीय सभापति महोदय, तो राजस्थान के 60 लाख किसान हैं जो 1,20,000 करोड़ के कर्जे की मांग पर अभी भी अपनी मांग को रखते हुए सरकार से गुहार करते हैं। मुझे पता है आप जब रिप्लाई करेंगे, लीपापोती करेंगे, पीठ थपथपाएंगे, मेजे थपथपाएंगे,
लेकिन मैं तो सिर्फ ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप में गैरत और ईमान है तो राजस्थान के 60 लाख किसानों के 1,20,000 करोड़ के कर्जे माफ करके उनकी जमीनें कुर्क होने से बचाने का काम भी आप करें। माननीय सभापति महोदय, आप घोषणा करेंगे, मुझे थोड़ा आभास हो रहा है अब 20,000 करोड़ की करेंगे 23 की करेंगे पता नहीं, लेकिन मैं संतोष कर लूंगा कि भागते भूत की लंगोटी भली कुछ मिल जाए राजस्थान के किसानों को तो हम संतोष कर लेंगे। माननीय सभापति महोदय, किसी भी प्रदेश में निवेश भी तब आता है, नागरिक सहूलियत से तब रहता है जब वहां की कानून व्यवस्था ठीक हो। राजस्थान में यदि एक पक्ष पर चर्चा की जाए, मैंने किसानों के बेरोजगारों की बात तो की है माननीय सभापति महोदय, लेकिन 6,51,000 मुकदमे आज तक राजस्थान की धरती पर दर्ज नहीं हुए, पहली बार दर्ज हुआ है। यदि इस तरीके से अपराधों की राजधानी राजस्थान बनता है तो निवेश नहीं आता है, पर्यटन को बढ़ावा नहीं मिलता है। और इस पर शर्मनाक यह है कि पिछले एक वर्ष में 6,337 दुष्कर्म की, उत्पीड़न की, महिलाओं के अपराधों की घटनाएं सिर्फ इसी शासनकाल में हुई। आप कैसे थानागाजी को भूल सकते हैं? कैसे आप अलवर की निर्भया को भूल सकते हैं? वो बेटियां, वो माताएं, वो बहनें खून के आंसू रोकर इस राजस्थान की सरकार से न्याय मांगती हैं। क्या राजस्थान की सरकार के पास इन अपराधों पर रोक लगाने का कोई रोड मैप है? माननीय सभापति महोदय, निवेश, पर्यटन और व्यापार ये सब बाधित होता है यदि कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो। लेकिन कानून व्यवस्था ठीक कैसे होगी? इस सरकार के आने के बाद कुछ दिन बाद एक खबर छपती है कि जयपुर के किसी एक थाने के भीतर से थानेदार की कार के टायर चोरी कर लिए जाते हैं। थानेदार की कार भी थाने में सुरक्षित नहीं है। इसलिए राजस्थान की सरकार से क्या उम्मीद करें? माननीय सभापति महोदय, ऐसा रेयर होता है, होटल में मेन्यू कार्ड होता है अलग अलग डिशेज का, लेकिन इस राजस्थान की इस मौजूदा सरकार में भ्रष्टाचार का मेन्यू कार्ड जारी हो गया। मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, लेकिन वही मुख्यमंत्री असहाय होते हैं कि मेरे विभाग में यदि भ्रष्टाचार है तो मैं क्या करूं। पब्लिक डोमेन में मुख्यमंत्री जी जब शिक्षकों के बीच में होते हैं, जब आप पूछते हैं कि भाई क्या तबादलों के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो आवाज आती है हां जी देने पड़ते हैं। जब एक बार तसल्ली नहीं होती तो दूसरी बार पूछते हैं क्या तबादलों के लिए पैसे देने पड़ते हैं, दूसरी बार आवाज आती है सभापति महोदय कि हां देने पड़ते हैं। राजस्थान में घूस है तो सब मुमकिन है, ये घूस का मेन्यू कार्ड है माननीय सभापति महोदय। इसकी सारी रेट अलग अलग, पुलिस की रेट अलग है, राजस्व की अलग है, खान की अलग है, पीडब्ल्यूडी की अलग है, परिवहन की, नगर निगम की, नरेगा की, शिक्षा की, चिकित्सा की, आबकारी की, रसद की। माननीय सभापति महोदय, तकलीफ तो इस बात की है कि ये सच को सुनना नहीं चाह रहे। शांत रहें। आंख और कान पर पर्दा है। माननीय सभापति महोदय, सिलिकोसिस बहुत गंभीर बीमारी है, उसमें व्यक्ति धीरे धीरे मरता है। उसको भी सूदखोरों ने और घूसखोरों ने बख्शा नहीं। सिलिकोसिस की बीमारी से मजदूर की मौत हो जाती है और चूल्हा जलाने को तरसते हैं तो उसके परिवार को 3 लाख मुआवजा तब मिलता है जब उसको 50,000 रुपए की रिश्वत उसका परिवार दे दे। ये घूस का, और मैं ये नहीं कर रहा, एसीबी के ऑफिसर ने अपने अधिकृत बयान में इस बात को स्वीकार किया है, इस मेन्यू कार्ड को स्वीकार किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं कि मैं जिन भर्तियों का आपसे जिक्र किया, भ्रष्टाचार का जिक्र किया, शिक्षा में बात कही 6% बजट की, लेकिन माननीय सभापति महोदय 32% स्कूलों में बिजली नहीं है, 9% में पीने का पानी नहीं है स्कूल्स में, और केवल 30% स्कूल ऐसे हैं जिसमें इंटरनेट की सुविधा है। आपने घोषणा की थी जनता क्लिनिक की, न जनता है, न क्लिनिक है, न डॉक्टर है। पीएचसी, सीएचसी और सब सेंटर, मैंने एक बानगी बताई थी छोटी सी कि मेरी पीएचसी सीएचसी में मेरी दी हुई एम्बुलेंस पर ड्राइवर भी नहीं है, लोग इंतजार करते हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि आपने पर्यटन को उद्योग बनाने की घोषणा करी, मैं स्वागत करता हूं,
लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं आमेर से आता हूं और दुनिया का हर तीसरा पर्यटक आमेर किले में आता है और वहां गाइड से पूछता है कि वेयर इज नाथी का बाड़ा, आई वांट टू विजिट। सिंगल विंडो अभी तक मिली नहीं। SC/ST माइनॉरिटी वेलफेयर पर 0.9% ये खर्चा है माननीय, 0.9%, 1% से भी कम। मैं आमीन खान जी का धन्यवाद दूंगा, उनका दर्द जायज है, और उनका इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पूरी मजबूती के साथ ये कहा कि यदि हिंदू राज भी आ जाए तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। इस राज में जितनी तकलीफ है, इस राज से जो तकलीफ और असमान मिलता है, इसलिए मान सभापति महोदय, यदि दूसरे प्रदेशों से तुलना करेंगे इस बजट की, पड़ोसी प्रदेशों की हम लोग तुलना करते हैं, जिक्र करते हैं, कृषि, सड़क परिवहन और SC/ST वेलफेयर पर जो खर्चा हुआ, मध्य प्रदेश में 7.6, कर्नाटक में 6.5, हिमाचल में 6.1 और राजस्थान में केवल 5%। बुनियादी विकास पर राजस्थान में खर्चा होता है 3.4%, माननीय सभापति महोदय, हिमाचल में होता है 9%, कर्नाटक में होता है 4.8% और गुजरात में होता है 4.3%। यहां सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट की कुछ घोषणाएं हैं, मैं सीधे सीधे सवालों पर ही आ जाता हूं कि आपने सीड मनी के रूप में 5 लाख रुपए प्रति स्टार्टअप सहायता राशि देने की बात की थी। हमारा सरकार से सवाल है कि राजस्थान में कितने स्टार्टअप शुरू हुए और इसमें कितने युवाओं को फायदा हुआ और कितनी राशि उनको दी गई। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपने कहा कि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में स्मार्ट टीवी और सेट टॉप बॉक्स स्थापित करने के लिए 82 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे। आप ये बताएंगे कि कितनी जगह हुए। 600 राजकीय विद्यालयों में कृषि संकाय खोलने की बात थी, कितने टीचर लगाए। महात्मा गांधी संस्थान, गांधी म्यूजियम और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट एंड सोशल साइंस खोले जाने की बात थी। आप तो गांधी जी के साक्षात शिष्य हैं। कितनी जगह हुआ, घोषणा कब पूरी हुई, कितना काम हुआ। फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे। अगर इसकी बाउंड्री और बेसिक बिल्डिंग का काम हो गया हो और इसके अलावा कुछ हुआ हो तो भी बता दें, कृपा करें। वेद विद्यापीठ के लिए 25 करोड़ रुपए दिए थे, इसकी घोषणा हुई थी। इसमें कितने टीचर्स लगाए गए। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसके अलावा तो आप खोलोगे नहीं, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन्हीं पर खोलोगे, खोल दिए, कोई बात नहीं। सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह पर भी खोलने चाहिए। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इसकी अपडेट राजस्थान की जनता जानना चाह रही है। 1500 राज्य के विद्यालयों में नासा की मदद से एस्ट्रॉयड खोजे जाने वाले थे। स्पेस एंड साइंस क्लब खोलने की बात थी। क्या गहलोत सरकार राजस्थान के गरीबों का इस तरीके से मजाक उड़ाती है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, बड़ी मुश्किल से तो आपने कोई नेहरू गांधी खानदान के अलावा दूसरा नाम सेलेक्ट किया। उस स्टेडियम की योजना कहां तक पहुंची। कृषि पर्यवेक्षकों के 1000 पद घोषित किए थे। किसान कॉम्प्लेक्स, मिनी फूड पार्क, इन सब का हुआ क्या। जयपुर में फिनटेक सिटी बनने वाली थी, पार्क बनने वाले थे। आपने अभी घोषणा की है कि JLN मार्ग को एजुकेशन हब बनाएंगे। दुनिया में हमने शहरों को एजुकेशन हब बनते सुना था, एक सड़क को हब बनाएंगे। कमाल है। 5 करोड़ रुपए की लागत से बायोटेक फार्मा बिजनेस इंक्यूबेशन एंड रिसर्च सेंटर बनाने थे, क्या हुआ। रूरल एरिया में कितने स्टार्टअप शुरू हुए। आपने ट्रांसजेंडर के उत्थान के लिए, क्योंकि आप तो नई नई बातें करते हो, कई बार लोगों को लगता है कि सारा काम राजस्थान में ही हो रहा है, 10 करोड़ रुपए उस पर दिए आपने। कम से कम उनके साथ इतना अन्याय तो मत करो, उसका ब्यौरा तो दो। 60 करोड़ की राशि का जोधपुर शहर में कल्चरल सेंटर बनने वाला था, आपका अपना ही है। 60 करोड़ की राशि से, बता दें, हवा में है, पाताल में है, आकाश में है। 100 करोड़ की लागत से धार्मिक पर्यटन सर्किट बनने वाला था। मैं जानना चाहूंगा, राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि वो कहां तक पहुंचा। टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स 300 बीघा जमीन पे बनने वाला था और इसका राजस्थान की फोक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनने वाला था। सभापति महोदय, मुझे लगता है कि जिस तरीके से राजस्थान की सरकार ने ये बजट पेश किया है,
जिस तरीके के पिछले 3 बजट, 3 अभिभाषण और अब चौथा अभिभाषण था और चौथा बजट था, इसमें साम्यता कहीं नहीं है, घोषणाओं का अंबार है। और इसलिए मुख्यमंत्री जी खूब शेरो शायरी कर रहे थे, लेकिन मेरा जवाब है उनको, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकला ही नहीं करते, क्योंकि पिछले 2 साल में मुख्यमंत्री जी अपने घर से दफ्तर भी नहीं गए। यहाँ तालियां बजवाना, मेजें थपथपाना, बार बार पानी पीना और उसके बाद केंद्र को कोसना, ये काम आसान है, लेकिन राजस्थान की 7 करोड़ जनता के अरमान और इच्छाएं पूरी करना, आपको 70 वर्षों में 50 वर्ष मिले, आप पेंशन स्कीम के नाम पर खुश हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं। जब आपकी सरकारें थी, आपने विचार क्यों नहीं किया? अब आपकी कुर्सी सरकने लगी, कुर्सी खिसकने लगी, उसके पाए हिलने लगे, तो आपको लगता है कि कुछ पॉपुलिस्टिक चीजें पैदा की जाएं। राजस्थान का किसान, राजस्थान का बेरोजगार, राजस्थान का आवाम बुनियादी सुविधाओं से लेकर उन सब बातों का जवाब आपसे मांगता है। ये कानून व्यवस्था की स्थिति आज तक राजस्थान के इतिहास में नहीं हुई। और माननीय सभापति महोदय, आप तो सिर्फ एक काम कर देंगे तो राजस्थान की जनता और राजस्थान का नौजवान धन्य हो जाएगा। जिस तरीके से ऐतिहासिक तरीके से रीट की धांधली हुई, राजस्थान के 70 लाख नौजवान और उनके 1.25 करोड़ से भी ज्यादा परिवार, उनके पेट पर लात पड़ी है। किसान अपनी जमीन बेचकर कोचिंग के लिए जयपुर बेचता है, दूसरे प्रदेश जिलों में बेचता है। उसने पेट काट कर वो पढ़ाई की और एक के बाद एक पेपर लीक होते चले गए। आप क्यों इनकार करते हैं? आप तो कहते हैं कि ठठेरे की बिल्ली खुड़के से नहीं डरती। सभापति महोदय, फिर सीबीआई से क्यों डरते हो? आओ ना मैदान में, करिए घोषणा सीबीआई जांच की। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये एसओजी की जांच से छोटी मछलियां फंस सकती हैं, बड़े मगरमच्छों का क्या होगा? इसलिए इस बजट में भी मेरा सवाल राजस्थान की सरकार से भी रहेगा, ये निवेदन भी रहेगा कि आप में हिम्मत और गैरत और ईमान हो तो उन लाखों बेरोजगार नौजवानों के परिवार आपको दुआ देंगे। इस सीबीआई की जांच आपने कमलेश प्रजापति में भी दी है, अलवर की निर्भया में भी दी है, विष्णुदत्त बिश्नोई में भी दी है। तो जब किसी बेरोजगार नौजवानों के अरमानों पर पानी फिरता, माननीय सभापति महोदय, तो सीबीआई की जांच एक यथेष्ट मार्ग है। आप गांधी के अनुयायी हैं। गांधी जी सच कहते थे और सच को सुनने की, सच को देखने की, सहन करने की हिम्मत है, क्योंकि आप इसलिए बचाना चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार के 2 मंत्री सीधे सीधे उन पर उंगलियां उठती हैं। और यदि ये निरपेक्ष तरीके से जांच हो जाए तो इनके नकाब भी उतर जाएंगे और राजस्थान में भविष्य में कोई भी दुस्साहस करने की हिम्मत इस तरीके से नहीं करेगा कि उन पेपर पर डाका डालेगा, उन नौजवानों के भविष्य पर सीधे सीधे प्रश्न खड़ा करेगा और उनका भविष्य अंधकार में बनाएगा। धन्यवाद सभापति महोदय।